हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का आज के इस वीडियो में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 भौतिक विज्ञान कक्षा 12 और आज हमारे सामने चूरू जिले का जो अर्धवार्षिक परीक्षा के फिजिक्स का पेपर है उसका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि यदि आप बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो कम से कम ये अर्धवार्षिक परीक्षाओं के सभी डिस्ट्रिक्ट के जो पेपर हैं वो आप कम से कम जरूर सॉल्व कर लें। इनमें से आप लोगों को कम से कम 50 अंक का पेपर जो है वो वार्षिक परीक्षा के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि 33 जिलों के यदि सारे पेपर को आप मिलाएंगे तो लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो आपके सारे यहां पर कवर हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों का ये जो प्रश्न है कि सर इंपॉर्टेंट प्रश्न, हालांकि अर्धवार्षिक परीक्षाओं के कंप्लीट होने के बाद हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, हर एक चैप्टर के बोर्ड परीक्षा 2023 के, वो हम सीरीज शुरू करने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होंगे और रिक्त स्थान के प्रश्न भी होंगे। वो सब पढ़ने के लिए आप सभी बच्चों के जो कमेंट्स हैं वो मुझे बार बार मिल रहे हैं, तो निश्चित रहिए पहले आप अर्धवार्षिक परीक्षाएं दे लीजिए, लेकिन ये जो अर्धवार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हैं इनको आप जरूर सॉल्व कर लीजिए। तो आज हमारे सामने जो प्रश्न पत्र है वो हमारा चूरू जिले का प्रश्न पत्र है। इससे पहले हमने 12 डिस्ट्रिक्ट का जो प्रश्न पत्र है वो आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी जिलों के जो पेपर हैं वो भी आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप अच्छी तरह से उनको स्कैन करके बहुत क्लियर और आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर पीडीएफ बना करके आप भेज देंगे तो उनका जो सॉल्यूशन है वो भी हम उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे पास फिजिक्स का 2022-23 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 भौतिक विज्ञान कक्षा 12 पूर्णांक जो है वो हमारा 40 नंबर का है और इसके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को दिया गया है वो 3 घंटे 15 मिनट का। एक चीज तो आप क्लियर करें कि ये जो 40 अंक का पेपर है उसमें भी आपको 3.25 घंटे दिया गया है और बोर्ड परीक्षा के अंदर जो 56 नंबर का पेपर है उसमें भी आपको 3.25 घंटे दिया जाएगा। तो इसका मतलब बोर्ड परीक्षा के अंदर आपकी स्पीड जो है वो अर्धवार्षिक की तुलना में काफी अच्छी होनी चाहिए। हालांकि अभी आप लोगों के पास अप्रॉक्सीमेट 2 महीने का समय और भी है। जो भी आपकी त्रुटियां हैं, कमजोरियां हैं, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है वो आप क्लियर कर लेना। 12th क्लास की पूरी फिजिक्स के हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या इवन मैं कहूं पूरा सिलेबस जो है वो आप लोगों को हमारे चैनल की प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। किसी भी चैप्टर के किसी टॉपिक में यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप उनको अच्छी तरह से जरूर क्लियर कर लेना। बहुत शानदार, इवन मैं कहूं कि पिछले कई सालों से मैं अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर देख रहा हूं, लेकिन इस साल का ये जो पेपर जो चूरू जिले का वो बहुत बेहतरीन तैयार किया गया है। मान करके चलिए कि बोर्ड परीक्षा का पैटर्न जो है वो भी इसी तरह का रहने वाला है। पहला प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं और मैंने जब ये चैप्टर टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था कि 12th में फिजिक्स के, साइंस के स्टूडेंट होने के नाते ये जो नंबर है, एक कूलाम चार्ज के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको आधी रात को नींद में भी याद होना चाहिए। अगर सुत्या ने कोई जगह की पूछ लेने का भाया एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन मरे तो भी था ने एकदम फटाक से आंसर होना चाहिए। 6.25 10 की पावर 18 कूलाम आपने बहुत अच्छे से पता है। अगर एक नंबर के अति लघुतात्मक में अगर ये प्रश्न आ जाता तो Q इज इक्वल्स टू एन ई का फॉर्मूला हम लगाते, Q की वैल्यू 1 लिखते, एन ई जो है वो हमारा यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा और 1 ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर -19 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएंगे। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 2 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर आपके पास हैं और समांतर क्रम में उनको जोड़ना है, तो इससे उसकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? तो समांतर क्रम में कैपेसिटर की तुल्य धारिता का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और यदि हमारे पास सारे कैपेसिटर बराबर वैल्यू के हैं तो हम यहाँ पे फॉर्मूला NC भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, 2 माइक्रोफैराड के हैं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 माइक्रोफैराड जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये सभी प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि किसी चालक तार की लंबाई L को आधा कर दिया जाए और उसका जो अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद है, क्षेत्रफल है, उसको डबल कर दिया जाए तो उस चालक तार के प्रतिरोध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जनरली हम जानते हैं कि सर R इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है रो L अपॉन एरिया। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्रतिरोध का प्रभाव क्या होगा, तो इसको हम R डैश कह देते हैं। चालक तार सेम है, उसके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं है, तो प्रतिरोधकता जो है वो हमारे पास सेम रहने वाली है।
लंबाई जो है वो हमारे पास l/2 आधी कर देगा। क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे डबल कर रहा है तो a डैश की जगह हम यहाँ पे 2a लिख देंगे, तो 2a से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास 2 × 2 वैल्यू हो जाएगी 4, तो वैल्यू हो जाएगी रो l/4 एरिया, और ये जो रो l/ एरिया है इसको हम r कह सकते हैं। तो बहुत सिंपल, r/4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी द ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहा है कि सीधे लंबे स्थिर धारावाही चालक तार हैं, उससे उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र B और R के बीच में क्या ग्राफ आएगा। तो चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र का रिजल्ट है वो बेसिकली हमें बायो-सावर्ट के नियम से या फिर एम्पियर के नियम से मिलता है, और इसका जो हमारे पास रिजल्ट होता है B = μ0 I/2πd, यानी दूरी के और चुंबकीय क्षेत्र में व्युत्क्रमानुपाती का रिजल्ट होता है। तो यहां पे जब आप देखेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती जो है वो आपको ऑप्शन डी में नजर आएगा। तो ये बी में और आर दूरी में ग्राफ आपको मिलेगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ये जो प्रश्न है वो आपको थोड़ा सा परेशान जरूर कर सकता है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे चैनल के ऊपर पढ़ाई करी है या फिर हमारी क्लास में पढ़े, उनको ये बात बहुत अच्छे से याद होगी कि एक LCR परिपथ है, उसमें R एक प्रतिरोध है और L एक प्रेरकत्व है, यानी यहां पर कैपेसिटर नहीं है। तो अनुनाद की स्थिति में परिपथ का जो विशेषता गुणांक है वो कितना होगा, विशेषता गुणांक की वैल्यू लिखनी है। अब विशेषता गुणांक के अंदर हम जनरली इसे, जो हमारे पास रिजल्ट आया था उसको हमने कई तरह के फॉर्मूलों से लिखा था। Q से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई, जिसे हम ओमेगा से लिखते हैं, इनका रेशियो होता है। उसके बाद में यदि हम Q की वैल्यू लिखें तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है 1/r √L/c, ठीक है। लेकिन यहां पर C हमें नहीं दे रखा तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके बाद में विशेषता गुणांक के दो और फॉर्मूले हमने पढ़े। विशेषता गुणांक में हमने लिखा है ओमेगा L/r भी होगा, या फिर अगर उसमें कैपेसिटर है तो ओमेगा C/r हमारे पास फॉर्मूला आएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कैपेसिटर तो है ही नहीं, केवल प्रेरकत्व है, तो ये ओमेगा C वाला फॉर्मेट भी कैंसिल हो जाएगा। तो Q = ओमेगा L/r का रिजल्ट आएगा। और अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर ओमेगा L जो होता है, या जिसे अपन XL कहते हैं, XL मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, XL या XC हम यहाँ पे लिखेंगे, और XL की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा × L, जिसे अपन कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। प्रेरणिक प्रतिघात, तो हमारे पास XL की जगह ओमेगा L हो जाएगा और डिवाइड में R आ जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अंदर। आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल, छोटी कक्षाओं के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वायुमंडल में स्थित जो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली कौन सी हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। जनरल साइंस का प्रश्न है, छोटे बच्चे भी जानते हैं। इन्हें अपन कहते हैं पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। किसी गोलीय लेंस के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। लेंस, जनरली यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, 1/f के इक्विवेलेंट ये फॉर्मूला आने वाला है, और लेंस में हमें यहाँ पे माइनस लिखना होता है, लेकिन माइनस यहाँ पर 1/v माइनस 1/v दे रखा है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे 1/v माइनस 1/u है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट किया गया है, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये बाई मिस्टेक 1/v माइनस 1/v लिख दिया गया, ये 1/u है। यहाँ पर प्लस का तो कोई ऑप्शन नहीं है। प्लस का जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास किस में आता है, दर्पण सूत्र के अंदर आता है। ये इसका थोड़ा सा विचलित रूप दिया गया है और ये अलग विचलित रूप दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको ये जो लास्ट वाला नीचे वाला वी लिखा है इसको आपको यू कंसीडर करके चलना है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बेहतरीन प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। कितने प्रश्न आपको इस पेपर में से आते हैं आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें। 8वां प्रश्न कह रहा है कि एक व्यतिकरण प्रतिरूप में जो मैक्सिमम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात हमें दे रखा है, यानी आई मैक्सिमम हमें और आई जो मिनिमम है उसका रेशियो हमें यहाँ पे दे रखा है। कितना है, 25/1 दे रखा है।
व्यतिकरण में उत्पन्न करने वाली तरंगों की तीव्रताएं कितनी होगी। यदि मैं इनके आयाम की बात करूं तो अगर मैं आई ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम की बात करूं तो जनरली आप जाते हैं कि इसके अंडर रूट के बराबर होगा, तो ये 5/1 हो जाएगा। और 5/1 की स्थिति में कब आएगी, क्लियर करें, 5/1 की स्थिति कब आएगी, जब आप ए मैक्सिमम क्या होता है A1 + A2, ए मिनिमम क्या होता है A1 - A2। तो यहां पर आपके पास ये 3 + 2 है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर, और ये 3 - 2 है, तो इस वजह से ये 5 बना था और ये 1 बना था। तो हमारे पास जो आने वाली तरंगे हैं उनका जो आयाम है वो कितना है, 3 और 2 है। कितना है, 3 और 2 है। तो जब आपके पास तरंगों का आयाम है तो इनकी जो तीव्रताएं होंगी वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो 3/2 का हमें स्क्वायर कर देना है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 9/4 जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। हालांकि मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट में बताया, अगर आप इस टॉपिक को, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अगला 9वां प्रश्न कह रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, 3 तरह के पार्टिकल हैं, वो एक समान संवेग से गति कर रहे हैं, उनका जो मोमेंटम है p जो है वो इक्वल है। तब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आपस में क्या संबंध होगा। तो डी ब्रोगली का जो द्रव्य तरंग समीकरण होता है लैम्डा = h/p होता है। ओके, h क्या है, h एक कांस्टेंट है, और p क्या है, p संवेग है, और संवेग सभी का क्या दे रखा है, समान दे रखा है, कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, संवेग समान है तो लैम्डा के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सभी का जो लैम्डा है वो सेम रहने वाला, इक्वल रहने वाला है। तो पहला ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला बहुत बेहतरीन प्रश्न कह रहा है, बोर के अनुसार केवल वे कक्षाएं स्थायी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, एटम का जो नियम दिए गए हैं, मॉडल दिए गए हैं, उसमें जो तीसरा मॉडल हमारा नील्स बोहर का मॉडल है, उसकी जो दूसरी परिकल्पना है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं स्थायी कक्षाओं में गति करते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो पूर्ण गुणज के लिए हम n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला आता है वो होता है mvr = nh/2π। तो पहला ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आप लोगों को ये पेपर किस तरह का लगा, किस लेवल का लगा, प्लीज आप हमें वीडियो के बाद में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। 11वां प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय समीकरण में 4 बेरिलियम और हीलियम, बेरिलियम और हीलियम, इनके मिलकर के हमारे पास बन रहा है कार्बन, और साथ में एक वाई पार्टिकल उत्सर्जित हो रहा है। तो यदि हम परमाणु क्रमांकों का जोड़ें तो 4 और 2 6 हमें कार्बन में मिल रहा है, और यदि हम द्रव्यमान संख्याओं को प्लस करें तो द्रव्यमान संख्याएं 9 और 4 यहां पे 13 होनी चाहिए, जबकि 12 है, यानी एक द्रव्यमान संख्या ये लेके जाएगा, परमाणु क्रमांक में इसका योगदान 0 होगा, तो हम इसको 0x या 0y1 कहेंगे। और 0y1 यानी जिसका परमाणु क्रमांक में कोई योगदान नहीं है और द्रव्यमान संख्या में योगदान हो, तो ऐसे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत जनरल क्वेश्चन। पी प्रकार के अर्धचालक के अंदर जो हमारे हॉल्स होते हैं वो बहुसंख्यक होते हैं, और एन प्रकार के अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है कि 2 सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध लिखना है, केवल फॉर्मूला लिखना है। यदि पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1, ये थोड़ा सा लिखने में त्रुटि की गई है, E1 है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, यहाँ पे R1 कंसीडर करना है, ये R2 जो है वो बाई मिस्टेक लिखा गया है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो R2 है, और सेल आपस में समांतर क्रम में जुड़े गए हैं। तो यदि आप इलेक्ट्रिक सर्किट वाला, विद्युत धारा वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसमें सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दिया गया है, 2 तरह का संयोजन है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में हमारे पास जो ई इक्विवेलेंट आता है, पहला जो प्रश्न है उसका आंसर ई इक्विवेलेंट क्या आएगा, E1 R2 + E2
R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारे पास इक्विलिएंट विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है। उसके बाद में इक्विलिएंट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होएगा, तो R इक्विलिएंट इज इक्वल्स टू हमारे पास R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का जो फॉर्मूला होता है उसी से ये रिजल्ट आपके पास आएगा। तो अगर ये दोनों रिजल्ट आप यहाँ पे लिखते हैं तब आपको आपकी जो सर है वो 2 नंबर यहाँ पे देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखें, परिभाषाएं लिखिए। निरोधी विभव किसे कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के चैप्टर का प्रश्न है। जब किसी धातु की सतह के ऊपर सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए जो कम से कम एनर्जी ये धातु खाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो खा करके फिर धातु की सतह से निकलेगा, बट उसमें चलने की हिम्मत नहीं होगी, उसकी गतिज ऊर्जा 0 होगी। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक वह न्यूनतम एनर्जी, तो यहां पे आप इसे फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट का मैथमेटिकल फॉर्मेट भी आप लिखते हैं। न्यूनतम एनर्जी जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जबकि परंतु उसकी गतिज ऊर्जा 0 रहनी चाहिए, उसमें चलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। इतनी एनर्जी जो है वो आपका कार्यफलन कहलाती है। सॉरी, मैंने आपको निरोधी विभव की जगह कार्यफलन की परिभाषा बता दी है। कार्यफलन की परिभाषा है ये, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम एनर्जी जो है उसे हम कार्यफलन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला एच न्यू नॉट होता है। अब बात आती है निरोधी विभव की, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कैथोड के ऊपर सूर्य का प्रकाश आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, ये इलेक्ट्रॉन चल करके हमारे पास एनोड के ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन यहां पे पुलिस फोर्स खड़ी है, पुलिस की फोर्स खड़ी है। हमने इसको इस तरह के पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जोड़ रखा है, बैटरी के साथ जोड़ रखा है कि साहब यहां का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन को एनोड पर आने से रोकेगा। अधिकतम दौड़ता हुआ अगर कोई यहां पे आतंकवादी या कोई भी असामाजिक तत्व आता है तो उसको ये पुलिस फोर्स, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसे रोकेगा। तो कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिसके ऊपर परिपथ में धारा का मान 0 प्रवाहित होता है उसे अपन निरोधी विभव कहते हैं। और निरोधी विभव का फॉर्मूला क्या होता है, EV नॉट इज इक्वल्स टू हाफ mv², गतिज ऊर्जा के बराबर उसको रोकने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आप लोगों को इसके साथ लिखने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बेहतरीन, ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा है भाई, 7वें चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। अनुनादी आवृत्ति को मैच कीजिए, तो ये 1/√LC होता है। औसत शक्ति को मैच कीजिए, VI cos phi होता है। प्रतिबाधा को मैच कीजिए, ये हो जाएगा। और चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा C के साथ आपके पास मैच हो जाएगी। तो परीक्षा में आपको ऐसे मैच नहीं करना, छोटे बच्चों की तरह तीर का चिन्ह लगा करके चलाओ ना नैनों से बांध रहे, इस तरह से नहीं लगाना भाई साहब। आपको इसमें आपको पहला कॉलम बनाना है, दूसरा कॉलम बनाना है, पहले कॉलम के चारों जो वर्ड हैं वो आपको सीरियल वाइज लिख लेने हैं। उसके बाद में अनुनादी आवृत्ति के सामने आपको ये लिखना है, औसत शक्ति के आगे आपको ये लिखना है, क्रम से लिखना। थोड़ा 12th क्लास के स्टैंडर्ड पे है तो आपको उसी तरीके से आंसर लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, एम्पियर का मानक नियम लिखो। एम्पियर का नियम क्या कहलाता है और मानक एम्पियर की परिभाषा लिखो। तो पहले तो हमें एम्पियर का नियम लिखना है। किसी बंद लूप से जाने वाली जो विद्युत धाराएं होती हैं उनकी वजह से यदि हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं तब हमारे पास एम्पियर का नियम आता है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर का जो इंटीग्रेशन है, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन है, वो आपके पास उस बंद पाथ में से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग सिग्मा आई और निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये फॉर्मूला भी लिखना है, इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखनी चाहिए। उसके बाद में कह रहा है कि मानक एम्पियर की परिभाषा लिखिए। तो मानक एम्पियर की परिभाषा में आप लोगों ने पढ़ा है कि दो जब समांतर सीधे तार होते हैं और उनके बीच की दूरी को यदि हम 1 मीटर रख लेते हैं तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर होना चाहिए। इस केस में इन चालक तारों में बहने वाली जो धारा है, समान धारा जो हम प्रवाहित कर रहे हैं, वो आपकी 1 एम्पियर कहलाएगी। परिभाषा लिखेंगे कैसे, यदि दो समांतर और समान धारावाही चालक तारों को 1 मीटर की दूरी के ऊपर रख दिया जाए और यदि उनके मध्य एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई लिखना है, न्यूटन अपॉन मीटर, एकांक लंबाई के ऊपर लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है, तो हम कह सकते हैं कि साहब उन दोनों चालक तारों में बहने वाली धारा जो है वो हमारी 1 एम्पियर की होगी। आप सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से ये प्रश्न जो है वो आने चाहिए।
हालांकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका फीडबैक बहुत बेहतरीन है कि सर मजा आ गया आज तो। 17वां प्रश्न कह रहा है फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध ज्ञात कीजिए। दर्पण के लिए आप लोगों को एक अवतल दर्पण लेना है, क्लियर है ना। इसका मुख्य अक्ष लेना है, यहां पर हमें एक ऑब्जेक्ट खड़ा करना है, प्रकाश की किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से गुजरेगी, ओके, यहाँ पे ध्रुव पे आएगी, उतने डिग्री का कोण बना करके निकल जाएगी, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। इसका रिलेशन प्रूफ करना आप लोग वीडियो में जाकर के पढ़ लीजिए। अगर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने लग गया तो फिर भाई साहब 3.25 घंटे लगेंगे मुझे भी, क्योंकि 3.25 घंटा कोई पेपर है, 3.25 घंटा कोई वीडियो देखने का मत थारा आंखें का माँ आंसू आजी सी, अब तो टेम ही को नहीं गुरुजी, अगले पेपर की तैयारी भी अपन करनी है। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू हमारे पास 2F का रिजल्ट आता है। आगे कह रहा है गाउस का नियम लिखिए। ये लो साहब पहले पार्ट का प्रश्न है, किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो उस बंद पृष्ठ में रखे टोटल आवेश सिग्मा क्यू और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ये रिजल्ट, ये स्टेटमेंट लिखना है और इसके साथ आपको इसका फॉर्मूला भी लिखना है। दूसरा कह रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है, ये एक्स एक्स की रेखा है, इसके बीच में से जाने वाला जो होगा एक्स उसे अपन निरक्ष कहेंगे, समान दूरी ले लीजिए। यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, दोनों की वजह से तीव्रता प्लस की वजह से बाहर और माइनस की वजह से अंदर, दोनों का हम सदिश योग करेंगे तो E इज इक्वल्स टू हमारे पास रिजल्ट आएगा। अगर मैं वेक्टर लगाऊं तो मेरे पास आएगा माइनस KP वेक्टर अपॉन R क्यूब, और अगर आप वेक्टर नहीं लगाते तो सिर्फ KP अपॉन R क्यूब भी आप लिख सकते हैं। एक्स एक्स वाला अगर लिखना होता तो उसमें डबल हो जाता। उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किए होंगे और हमारे जो बच्चे हैं उनका तो पता चल ही जाएगा जैसे हम कॉपी चेक करेंगे। दिए गए चित्र में कार्बन प्रतिरोध का मान लिखिए। आहा, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन और वेरी गुड वाइफ। पहले तो बीबी को रुला दिया और लास्ट में बीबी की तारीफ कर दी, वेरी गुड वाइफ। ये वाइट आ गया हमारे पास, सफेद रंग है। 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले हम 9 लिखेंगे, उसके बाद में ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ये ब्लैक है ये ब्राउन है, यहां पे ब्लू है, 96 हो गया। तीसरा जो है वो हमारा 10 की पावर को डिनोट करता है, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर 0 है, 10 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, और उसके बाद में गोल्डन की टॉलरेंस आपको यहां पर लिखनी होती है। और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं साहब कि हमारे पास कितना आया था, ये आया था 9, ये आया था 6, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, टॉलरेंस को हम लिखते हैं प्लस माइनस से, और गोल्डन सुनहरा लिखा है ना सर, तो सुनहरा की जो टॉलरेंस होती है वो 5% होती है, और हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है तो आपको इसके आगे इसका मात्रक ओम जरूर लिखना है। अब 10 की पावर 0 है उसको हम 1 कहते हैं, तो 96 प्लस माइनस 5% ओम भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। सेकंड प्रश्न है क्यूरी का नियम क्या है और क्यूरी का टेम्परेचर क्या है। यह आपका चैप्टर नंबर 8 का प्रश्न है। क्यूरी ताप नियम क्या कहता है कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकन तीव्रता होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है। क्यूरी नियम की बात कर रहा हूं मैं। और जो चुंबकन तीव्रता होती है वो टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, 1/T होती है। दोनों को यदि हम कंबाइंड कर दें तो I इज प्रोपोर्शनल टू B/T, और यदि हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो ये म्यू नॉट ए कांस्टेंट लगेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे B अपॉन में हम यहाँ पे लिख देंगे T। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें आगे क्या लिखना है देखें। हाँ, क्या लिखा हमने, क्यूरी का नियम, थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूं। क्यूरी का नियम क्या कहता है कि साहब जो चुंबकन तीव्रता होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है, चुंबकन तीव्रता होती है वो टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो I प्रोपोर्शनल टू B/T लग जाएगा, और समानुपाती का स्थिरांक हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट को हम C से लिखेंगे, म्यू नॉट से नहीं लिखेंगे, C लिखेंगे, B/T लिखेंगे। और B जो है
चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो हमारा म्यू नॉट एच होता है। ओके, तो इसकी जगह हम सी म्यू नॉट एच अपॉन में टी लिखेंगे, और ये जो एच है ये जब हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा दूसरी तरफ, तो आई अपॉन एच इज इक्वल्स टू सी म्यू नॉट अपॉन टेम्परेचर। तो ये जो हमारे पास आई अपॉन एच होता है, जिसे अपन चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, काई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो काई इज इक्वल्स टू सी म्यू नॉट अपॉन टी, और ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इसे लिखते हैं काई इज इक्वल्स टू सी अपॉन टी। तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट भी लिख सकते हैं। तो जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, किसी चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो उसके टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये इसका क्यूरी का नियम है। आगे कह रहा है साहब क्यूरी ताप समझाइए। तो क्यूरी ताप किसे कहते हैं? वह एक विशेष टेम्परेचर जिससे ज्यादा टेम्परेचर यदि कर दिया जाए तो पदार्थ जो है वो हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएगा, और यदि उससे कम टेम्परेचर कर दिया जाए तो जो पदार्थ है वो लोह चुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। उस विशेष टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? क्यूरी ताप कहते हैं। चैप्टर नंबर 8 का आपका ये टॉपिक है, और पुरानी किताबों में भी आपको ये चैप्टर नंबर 8 में ही मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपको ये जो 19वां प्रश्न है वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है। 20वां प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक इतना होता है। तो प्रिज्म से अपवर्तनांक का जो टॉपिक है वो आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर नंबर जो 11 है, या फिर जहां पे आप लोग देख लेना जहां पे रे ऑप्टिक्स लिखा गया है, किरण प्रकाशिकी लिखा गया है, वहां पे आपको प्रिज्म से अपवर्तनांक, प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन जो है वो समझाया गया है। तो वहां पर आपको ये विस्तार से क्लियर हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि लेंस का मेकर सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो लेंस मेकर सूत्र भी आपको इसी चैप्टर के अंदर मिलने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट, नंबर 1 पूरी कहानी, वर्किंग कार्य प्रणाली और आवर्धन क्षमता का सूत्र व्युत्पन्न करना है। आवर्धन क्षमता के साथ इसका जो कार्य प्रणाली है वो समझानी है, यानी हमें इसमें एम का फॉर्मूला जो है वो भी डिराइव करना है। हाँ, इसके बाद में हमें 2 नोट दिए हैं बुक में, हमने हमारे नोट्स में भी लिखाए हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने और अंतिम प्रतिबिंब जो है वो हमारा अनंत पर बनता है, तो उस केस को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, केवल आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है वो आपको एक्सप्लेन करना है। अंतिम प्रश्न नंबर 22, दिष्टकरण किसे कहते हैं? एसी को डीसी में बदलने का जो प्रोसेस है, चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक वाले का प्रश्न है ये, उसको बदलने का जो प्रोसेस है उसे दिष्टकरण कहते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे अपन ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं उसे हम दिष्टकारी रेक्टिफायर कहते हैं। पूर्ण तरंग दिष्टकारी का सचित्र वर्णन कीजिए, तरंग आरेख भी बनाइए। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के चित्र की यदि अपन बात करें तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ये हमारे पास एसी का सोर्स है, यहाँ पर हमने एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली लगा रखी है, ये क्रोड है, ये द्वितीय कुंडली है, यहाँ पर हमें एक डायोड, पूर्ण तरंग दिष्टकारी है ना, क्लियर कर लेना एक बार आप, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, तो डायोड D1 लगाना है, यहाँ पर आपको डायोड D2 लगाना है, और उसके बाद में यहाँ पे एक मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे हमें एक लोड प्रतिरोध RL जोड़ना है। इस पॉइंट को हम कह देते हैं X, इस पॉइंट को कह देते हैं अपन Y, इसको अपन कह देते हैं P1, P2, S1, S2, और इसको अपन क्या कह देते हैं? AC सोर्स, AC स्रोत कह देते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको इसके अंदर बनाना है। इसके बाद में बात करता है इसका तरंग आरेख बनाइए। तो तरंग आरेख में मतलब क्या है? आपने AC में इनपुट ये दिया और आपको फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो आउटपुट मिलेगा वो आपको ये मिलने वाला है। तो ये दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं। इसके अथवा में एक प्रश्न कह रहा है व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा तरंगे एक ही दिशा में चल करके, जिनकी आवृत्तियां समान होनी चाहिए, जिनका वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य लगभग समान होना चाहिए, एक ही दिशा में चल करके जब अध्यारोपित होती हैं तो कई जगह पर चमक उत्पन्न होती है और कई जगह पर अंधेरा कायम रहता है। तो उस घटना को, इस प्रक्रिया को, इस प्रभाव को हम व्यतिकरण कहते हैं। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको बनाना है और फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। बीटा इज इक्वल्स टू लेमडा डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी का जो फॉर्मूला है वो आपको डिराइव करना है। तो बहुत ही बेहतरीन पेपर यहाँ पे बनाया गया है। जिस भी टीम ने ये पेपर डिजाइन किया है उनका बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बेहतरीन बोर्ड पेपर की पैटर्न के आधार पे ये पेपर यहाँ पे तैयार किया गया। आप सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए और बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट के पेपर हैं वो भी बहुत जल्द आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है बताने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को क्या कर लेना वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में यहाँ पे जो घंटी है, ओहो स्कूल में पढ़ते हो तो भाई साहब घंटी दबाने का तो काम बनता ही है, और उसके साथ में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। ऑल मतलब कोई भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।